क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब रात के ठीक 2:07 पर किसी बड़े हॉस्पिटल की लिफ्ट अपने आप 7वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है तो वहाँ की हवा बर्फीली क्यों हो जाती है। दिल्ली के उस 60 साल पुराने सिल्वर जुबली मेमोरियल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में 7वीं मंजिल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कागजों पर वो इमारत सिर्फ 6 मंजिला है। तो फिर हर रात तीसरी शिफ्ट के डॉक्टरों को ऊपर से किसी के नंगे पैरों की थाप और स्ट्रेचर के पहियों की घिसाहट क्यों सुनाई देती है। मेरा नाम डॉक्टर कबीर है और आज मैं आपको 7वीं मंजिल का वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप अगली बार किसी सरकारी या पुराने हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले अपनी सांसें रोक लेंगे। अगर आपके दिल में जरा भी कमजोरी है तो हेडफोन अभी उतार दीजिए, क्योंकि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मेरी अपनी ज़िंदगी का वो स्याह पन्ना है जो आज भी खुली आंखों से मुझे डराता है। यह बात साल 2024 के नवंबर महीने की है। मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली के सिल्वर जुबली मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर सीनियर रेजिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट हुआ। अस्पताल पुराना था, उसकी दीवारें सेलन और चूने की महक से भरी हुई थी। ऊंची छतें, लंबे और घुमावदार गलियारे और रात के वक्त जलती बुझती फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट्स। इस अस्पताल का एक अलग ही रसूख था, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी भारीपन का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको हर कोने से घूर रही हो। मेरी ड्यूटी लगी थी नाइट शिफ्ट में, रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। मेरा कैबिन तीसरी मंजिल पर था, जहां साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजी के पुराने वार्ड्स थे। पहले ही दिन मेरी मुलाकात वहां के सबसे पुराने वार्ड बॉय से हुई। रामू काबका पिछले 35 साल से उसी अस्पताल में काम कर रहे थे। उनकी आंखें धसी हुई थी और उनका चेहरा हमेशा पीला रहता था, जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही हो। जब मैं अपने टेबल पर फाइल जमा रहा था, रामू काका मेरे लिए चाय लेकर आए। उन्होंने चाय का कप रखा और बहुत ही दबी आवाज़ में मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, नए आए हो इसलिए एक बात गांठ बांध लो। इस हॉस्पिटल में रात को कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। सीढ़ियों से चले जाना, भले ही पैर थक जाएं, पर लिफ्ट में मत बैठना। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। विज्ञान का छात्र होने के नाते मुझे इन सब बातों पर हंसी आती थी। मैंने पूछा, क्यों काका, लिफ्ट पुरानी है क्या, अटक जाती है? रामू काका ने खिड़की के बाहर देखा, जहां घना कोहरा जम रहा था। उन्होंने सूखी जीभ से अपने होठों को चाटा और कहा, अटकती नहीं है डॉक्टर साहब, वो ले जाती है। अगर रात को लिफ्ट में कोई ना हो तब भी वो अपने आप चलती है, और अगर कभी भूल कर भी लिफ्ट का डिजिटल इंडिकेटर 7 नंबर दिखाने लगे तो समझ लेना कि उस रात किसी की जान जाने वाली है। मैंने हल्के से कहा, काका, इस हॉस्पिटल में सिर्फ 6 ही मंजिल है। मैंने बाहर से पूरी बिल्डिंग देखी है, 7वीं मंजिल तो है ही नहीं। रामू काका ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी लाठी उठाई और गहरी सांस ली। कमरे से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाए, आंखों से नहीं दिखता डॉक्टर साहब,
जरूरी नहीं कि वो मौजूद ना हो। 7वीं मंजिल बाहर से नहीं दिखती, वो सिर्फ अंदर से खुलती है। मैं उनकी बातों को बूढ़े इंसान का वहम मानकर अपनी फाइलों में खो गया। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा वार्ड शांत था। सिर्फ दूर कहीं वेंटिलेटर और मॉनिटर्स की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मुझे तेज भूख लगी थी तो मैंने नीचे कैंटीन जाने का फैसला किया। कैंटीन बेसमेंट में थी। मैं केबिन से बाहर निकला और गलियारे की ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। सीढ़ियाँ काफ़ी दूर थी और मेरा पैर सुबह की दौड़ की वजह से दर्द कर रहा था। मैंने रामू काका की बात को नज़रअंदाज किया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट खाली थी। अंदर की पीली रोशनी हल्की सी कांप रही थी। मैं अंदर गया, बेसमेंट का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और नीचे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक तेज झटका लगा। लिफ्ट नीचे जाने की बजाय अचानक रुक गई। लाइट्स पूरी तरह से गुल हो गई। पूरा कैबिन घने काले अंधेरे में डूब गया और तभी उस घने अंधेरे में लिफ्ट के डिजिटल इंडिकेटर पर लाल रंग में एक नंबर चमकने लगा, 7। और लिफ्ट बहुत तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ भागने लगी, जैसे उसे कोई ऊपर खींच रहा हो। मेरी सांसें मेरे हलक में अटक गई। मैंने पागलों की तरह ओपन डोर और इमरजेंसी अलार्म के बटन दबाने शुरू किए, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही थी कि मुझे अपने पेट में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। 4, 5, 6 और फिर लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ रुकी। लिफ्ट का दरवाज़ा बहुत धीरे धीरे खुला। सामने जो नज़ारा था उसने मेरी रूह को कँपा दिया। वहाँ कोई आधुनिक हॉस्पिटल नहीं। सामने एक लंबा, बेहद पुराना और जर्जर गलियारा था। दीवार का प्लास्टर उखड़ चुका था। फर्श पर सूखी पत्तियाँ, पुरानी पट्टियाँ और टूटी हुई दवाई की शीशियाँ का अंबार था। हवा में सीलन, सड़न और जलते हुए मांस की बेहद तीखी, असहनीय बदबू फैली हुई थी। सबसे अजीब बात वहाँ की रोशनी थी। गलियारे में नीले रंग की बेहद धुंधली और ठंडी रोशनी जल रही थी, जो शायद किसी भूतिया वजूद का एहसास करा रही थी। ये कौन सी जगह है? अस्पताल में ऐसा कोई फ्लोर नहीं है। मैंने तुरंत लिफ्ट के अंदर वापस कदम रखा और 3 नंबर का बटन दबाने लगा, लेकिन लिफ्ट का पैनल पूरी तरह से डेड हो चुका था। कोई लाइट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं उस भयानक अनजान मंजिल पर फंस चुका था। तभी उस लंबे और अंधेरे गलियारे के आखिरी छोर से एक आवाज़ आई, लोहे के पहिए की चरचराहट, जैसे कोई बहुत पुराना जंग लगा स्ट्रेचर या व्हील चेयर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। मैं लिफ्ट के कोने में दुबक गया। वो आवाज़ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस नीली रोशनी में मैंने देखा एक व्हील चेयर अपने आप बिना किसी के सहारे गलियारे के मोड़ से बाहर निकली और सीधे लिफ्ट की तरफ आने लगी। उस व्हील चेयर पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन उस पर एक पुराना खून से सना हुआ सफ़ेद एप्रन रखा था। जैसे ही वो व्हील चेयर लिफ्ट से कुछ फीट की दूरी पर रुकी, हवा का तापमान इतना गिर गया कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। मैं अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को याद करने लगा। तभी मेरी कानों के बिल्कुल पास एक ठंडी, सूखी और गूंजती हुई आवाज़ आई, जैसे कोई महिला बिल्कुल मेरे कान से सटकर फुसफुसा रही हो, डॉक्टर साहब, मेरा केस
आज भी पेंडिंग है। आप मेरा ऑपरेशन कब करेंगे? मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोली। व्हीलचेयर अब भी खाली थी, लेकिन उस पर रखे सफ़ेद एप्रन पर धीरे धीरे ताज़ा खून उभरने लगा था, जैसे कोई अदृश्य उंगली उस खून से लिख रही हो, रूम नंबर 704। और तभी लिफ्ट का दरवाज़ा अचानक बड़ी ज़ोर से बंद हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने रामू काका खड़े थे। उनका चेहरा डर से पीला था और उनके हाथ में पकड़ी चाय की केतली कांप रही थी। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा था ना, लिफ्ट में मत जाना। मैं लिफ्ट से बाहर गिरा। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मैंने रामू काका का कॉलर पकड़ा और लगभग चीखते हुए कहा, काका, वो क्या था? 7वीं मंजिल क्या है? वहाँ कौन है? कमरा नंबर 704 में क्या हुआ था? रामू काका ने चारों तरफ देखा, जैसे उन्हें डर हो कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। वो मुझे खींचकर एक कोने के कैबिन में ले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। शांत हो जाइए डॉक्टर साहब, शांत हो जाइए। अगर आपकी आवाज़ ऊपर तक गई तो वो फिर नीचे आ जाएगी। बैठिए। उन्होंने मुझे पानी दिया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। रामू काका ने एक लंबी सांस ली। अपनी थरथराती आवाज़ में उस हॉस्पिटल का सबसे खौफनाक राज खोलना शुरू किया। बात आज से ठीक 30 साल पहले की है डॉक्टर साहब। साल 1996। उस वक्त इस अस्पताल में सचमुच 7 मंजिल हुआ करती थी। 7वीं मंजिल पर इस शहर का सबसे एडवांस सर्जिकल वार्ड और आईसीयू था। वहाँ एक बेहद काबिल लेकिन सनकी सर्जन थे, डॉक्टर अमन मित्रा। वो न्यूरो सर्जरी के उस्ताद माने जाते थे, लेकिन उनके दिमाग पर एक भूत सवार था। वो इंसानी दिमाग पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जो गैरकानूनी थे। मैं एक डॉक्टर था, इसलिए मेरी दिलचस्पी इस बात में बढ़ी, लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ था। मैंने पूछा, कैसा एक्सपेरिमेंट काका? रामू काका ने कहा, वो जिंदा मरीजों के दिमाग के उस हिस्से को निकालना चाहते थे जिससे इंसान को डर का एहसास होता है। उनका मानना था कि अगर डर को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए तो इंसान अमर हो सकता है। 1996 की एक सर्द रात को उन्होंने कमरा नंबर 704 में एक महिला मरीज नीलम को भर्ती किया। उसका एक मामूली एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डॉक्टर मित्रा ने उसके परिवार से झूठ बोला कि उसके दिमाग में ट्यूमर है। उस रात डॉक्टर मित्रा ने बिना किसी एनेस्थीसिया के नीलम का सिर खोल दिया और तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन डॉक्टर मित्रा के सिर पर खून सवार था। जब नीलम को एहसास हुआ कि वो जिंदा नहीं बचेगी तो उसने मरते मरते डॉक्टर मित्रा को एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि जिस तरह तूने मेरे दिमाग को तड़पाया है, उसी तरह तुम्हारा ये हॉस्पिटल और तुम्हारी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। उसी रात उस ऑपरेशन थिएटर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी 7वीं मंजिल जलकर राख हो गई। डॉक्टर मित्रा, नीलम और वहाँ मौजूद 5 नर्सें सब जिंदा जल गए। काका की कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? रामू काका ने बोला, अस्पताल के मैनेजमेंट ने बदनामी के डर से उस पूरी मंजिल को सील कर दिया। सीढ़ियों का रास्ता
ईंटों की दीवार चुनवा कर बंद कर दिया। सरकार के कागजों में 7वीं मंजिल को ढा दिया गया, दिखाया गया। लेकिन डॉक्टर मित्रा और नीलम की आत्माएं आज भी वही हैं। डॉक्टर मित्रा आज भी उस अदृश्य 7वीं मंजिल पर भटकते हैं और नीलम आज भी अपनी अधूरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों को ढूंढती है। रामू काका ने अपनी बात खत्म ही की थी कि अचानक मेरे कैबिन के कोने में रखा हुआ पुराना इंटरकॉम बज उठा। इस सन्नाटे में उसकी आवाज़ किसी बिजली के झटके जैसी थी। मैंने कांपते हुए रिसीवर उठाया। फ़ोन के उस पार से किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और फिर एक पुरुष की भारी डरावनी आवाज़ गूंजी। डॉक्टर कबीर, कमरा नंबर 704 में एक नया केस आया है, तुरंत ऊपर आइए। डॉक्टर मित्रा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर कबीर अपने कैबिन में बैठे थे, हाथ में फ़ोन का रिसीवर और चेहरे पर गहरे डर और असमंजस के भाव। मैंने तुरंत रिसीवर पटक दिया। कबीर का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि मेरी छाती फाड़कर बाहर ना आ जाए। मैंने रामू काका की तरफ देखा, लेकिन कैबिन खाली था, वहाँ कोई नहीं था। काका, काका कहाँ गए आप? मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर गलियारे में देखा। गलियारा बिल्कुल सुनसान था। तभी मुझे ध्यान आया, रामू काका तो मेरे सामने बैठे थे। वो इतनी जल्दी बिना दरवाज़ा खोले बाहर कैसे जा सकते थे? और सबसे बड़ी बात, चाय की जो केतली और कप उन्होंने टेबल पर रखे थे, वहाँ सिर्फ धूल जमी हुई थी। कोई चाय नहीं थी, कोई कप नहीं। क्या मैं पागल हो रहा था? क्या यह सब मेरे दिमाग का कोई मति भ्रम या हेलुसिनेशन था? बतौर साइकेट्रिस्ट मेरा दिमाग मुझे समझाने लगा कि कबीर, तुम कल रात सोए नहीं हो। नया अस्पताल है, काम का तनाव है, इसलिए तुम्हें यह सब अजीब चीज़ें महसूस हो रही हैं। डॉक्टर मित्रा, नीलम, 7th फ्लोर, यह सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो स्टाफ के बीच फैली है। मैंने अपनी जेब से एक सिडेक्टिव निकाली और पानी के साथ निगल ली। मैंने खुद से कहा कि मुझे शांत रहना होगा। मैं राउंड पर निकलने के लिए तैयार हुआ। 3री मंजिल के जनरल वार्ड में करीब 15 मरीज सो रहे थे। मैं जब वार्ड के अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। वहाँ मौजूद सभी 15 मरीज अपनी अपनी साड़ियों और चादर को फाड़कर उनसे फंदे बना रहे थे। वो सब गहरी नींद में थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके हाथ और पैर किसी कठपुतली की तरह अपने आप चल रहे थे। वो सब एक साथ एक ही लय में गुनगुना रहे थे, वही लोरी जो नीलम की आत्मा गा रही थी। मरीजों को मिली जुली आवाज़, सो जा रे मुन्ने, सो जा प्यारे, 7वीं मंजिल तुझे पुकारे। रुको, तुम सब ये क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाया और एक मरीज को रोकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने उस मरीज को छुआ, उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब थी, सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे कोई लोहे का शिकंजा हो। उसने अपने सूखे होंठ खोले और सीधे मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर साहब, जब तक तुम ऊपर नहीं आओगे ये सब एक एक करके अपनी जान दे देंगे। फैसला तुम्हारा है, इनका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। उसी पल वार्ड की सभी खिड़कियों के कांच एक साथ एक भयानक धमाके के साथ चटक गए। ठंडी हवा का एक बवंडर अंदर आया और सभी मरीज
एक साथ खड़े हो गए, जैसे कोई अदृश्य सेनापति उन्हें कमांड कर रहा हो। उन सबके हाथ सीढ़ियों के रास्ते की तरफ बढ़ गए, जो 7वीं मंजिल की तरफ जाता था। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकता था, चाहे वह कोई भूतिया साया था या कोई सामूहिक हिस्टीरिया। मुझे उस जगह जाना ही था जहाँ से यह सब कंट्रोल हो रहा था। मैंने काउंटर से एक भारी लोहे की टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ भागा। 4थी मंजिल की यह लाइट बंद थी। 5वीं मंजिल, यहाँ हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। 6ठी मंजिल, यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे घुटने जवाब देने लगे। 6ठी मंजिल के बाद जब मैं ऊपर बढ़ा तो मैंने देखा कि रामू काका ने कहा था वो सच था। सीढ़ियों के बीच में एक भारी ईंटों की दीवार चुनी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डेंजर, नो एंट्री। लेकिन वह दीवार अब सलामत नहीं थी। उसके बीच का हिस्सा किसी ने बहुत बेरहमी से तोड़ा था, जैसे अंदर से किसी चीज ने जोरदार टक्कर मारकर उसे ढहा दिया हो। ईंटों का मलबा सीढ़ियों पर बिखरा पड़ा था। दीवार के उस पार सिर्फ घना स्याह अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल रहा था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और उस टूटी हुई दीवार के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने 7वीं मंजिल पर पैर रखा, ऐसे लगा मानो मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। वहाँ का वातावरण पूरी तरह से थमा हुआ था। धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी थी। दीवारों पर आग के काले निशान थे, जो 30 साल पहले की उस खौफनाक रात की गवाही दे रहे थे। मैं गलियारे में आगे बढ़ने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। तभी मैंने देखा दीवारों पर इंसानी नाखूनों से खरोंचने के अनगिनत निशान थे। कुछ जगह पर सूख चुका काला खून था, जिससे लिखा था मुझे बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी गलियारे के अंत में बने एक दरवाजे पर पड़ी। उस जंग लगे लोहे के दरवाजे पर नंबर लिखा था 704। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उसके बीच एक धुंधली सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं बहुत धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे को पूरी तरह से खोला, टॉर्च की रोशनी कमरे के बीच में पड़े एक पुराने जंग लगे ऑपरेशन टेबल पर पड़ी। उस टेबल पर कोई लाश नहीं थी, बल्कि वहाँ एक इंसान बंधा हुआ था। उसका सर एक अजीब सी मशीन से जकड़ा हुआ था। जब मैंने उसके चेहरे पर रोशनी डाली तो मेरी चीख निखर गई। वह कोई और नहीं, खुद रामू काका थे, लेकिन उनके सर की चमड़ी उतरी हुई थी और उनका दिमाग साफ दिख रहा था, जो अब भी धड़क रहा था। काका, मैं चिल्लाया और उनकी तरफ बढ़ा। मैं उनके सिर पर बंधी उन लोहे की पट्टियों को खोलने की कोशिश करने लगा। मेरे हाथ उनके खून से सन चुके थे। रामू काका कांपती, मरती हुई आवाज में बोले, डॉक्टर साहब, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं 30 साल से यहीं हूँ। मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं कोई वार्ड बॉय नहीं हूँ। मैं तो उस रात का पहला मरीज था। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। अगर रामू काका 30 साल से यहाँ थे तो नीचे मुझसे बात कौन कर रहा था? वो चाय कौन लाया था? तभी कमरे के कोने में लगा एक बड़ा सा पुराना शीशा, जो धूल से ढका हुआ था, अचानक साफ होने लगा।
जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी धूल हटा दी हो। मैंने उस शीशे की तरफ देखा और जो मैंने देखा उसने मेरे वजूद की धज्जियां उड़ा दी। शीशे में जो अक्स दिख रहा था वो मेरा नहीं था। मैंने जो एप्रन पहन रखा था उस पर डॉक्टर कबीर नहीं लिखा था, उस पर लिखा था डॉक्टर अमन मित्रा। मेरे हाथ में कोई टॉर्च नहीं थी बल्कि एक सर्जिकल ब्लेड था जिससे ताज़ा खून टपक रहा था। कबीर? कौन कबीर? कबीर नाम का तो कोई डॉक्टर इस हॉस्पिटल में कभी आया ही नहीं। कबीर तो सिर्फ एक मुखौटा है जिसे तुमने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ओढ़ रखा है। नहीं, यह झूठ है। मैं कबीर हूँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं पागलों की तरह चिल्लाया और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी कमरे की बत्तियां पूरी तरह से जल गई। वो पुरानी जर्जर 7वीं मंजिल अचानक एक बेहद आधुनिक चमकते हुए ऑपरेशन थिएटर में बदल गई। लेकिन वहाँ की दीवारें सफ़ेद नहीं थी, वो इंसानी मांस से बनी हुई थी जो धड़क रही थी। सामने खड़े जंग लगे बेड पर लाशें थी। वो अब रांगमू काका की नहीं थी, वो एक महिला की थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था लेकिन उसकी आंखें खुली थी। वो नीलम थी। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे मेरी तरफ इशारा किया। 30 साल हो गए डॉक्टर मित्रा। तुम हमारी आत्माओं को इस 7वीं मंजिल के भूल भुलैया में कैद रखा है। तुम हर बार अपनी याददाश्त खो देते हो, हर बार एक नया नाम अपनाते हो ताकि तुम उस खौफनाक रात के सच से भाग सको। लेकिन आज यह खेल ख़त्म होगा। नीलम के इतना कहते ही उस कमरे की दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी। ऐसा लगा जैसे वो कमरा कोई जिंदा जीव हो जो मुझे चबा जाना चाहता था। फर्श से अनगिनत सड़े हुए जले हुए हाथ बाहर निकले और उन्होंने मेरे पैरों को जकड़ लिया। मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी नीलम के हाथ में वही सर्जिकल ब्लेड आ गया और वो मुस्कुराते हुए मेरे सिर के तरफ बढ़। क्या मैं सच में डॉक्टर मित्रा था? क्या मेरा पूरा जीवन, मेरी डॉक्टरेट, मेरी यादें सब एक छलावा थी? मेरा साइकोलॉजिकल माइंड इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मुझे लगा कि यह कोई बहुत गहरा सम्मोहन है। मुझे किसी ने कोई बहुत खतरनाक ड्रग दे दिया है। मैंने अपनी ताकत समेटी और उस सड़े हुए हाथों को झटक कर पीछे की तरफ भागा। मैं कमरे से बाहर निकला और गलियारे में दौड़ने लगा, लेकिन वो गलियारा कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना आगे भागता, कमरा नंबर 704 उतना ही तेज़ी से मेरे सामने आ जाता। हर दरवाजे पर 7 से 4 लिखा था। हर खिड़की के सामने काला धुआं था। तभी मुझे सीढ़ियों का वो दरवाज़ा दिखा जहाँ से मैं आया था। वो टूटी हुई दीवार। मैं उस दीवार की तरफ कूदा। मैं मलबे में गिरा और लुढ़कते हुए नीचे की तरफ भागने लगा। 6ठी मंजिल, 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल। जब मैं ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा तो सुबह की हल्की हल्की धूप हॉस्पिटल के शीशे की दरवाज़ों से अंदर आ रही थी। वार्ड में सब कुछ सामान्य था। नर्सें अपनी ड्यूटी कर रही थी। मरीज आराम से बेड पर सो रहे थे। कोई फंदा नहीं था, कोई खून नहीं था। मैं हांफता हुआ रिसेप्शन काउंटर पर गया। वहाँ एक नई ड्यूटी नर्स थी। उसने मुझे देखकर चौंकते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? आपकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? और आपके हाथों में ये क्या है? मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरे हाथ खून से सने थे और उनमें
एक पुरानी जंग लगी हुई सर्जिकल कैंची थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, नर्स मुझे बताओ, इस हॉस्पिटल का डॉक्टर इंचार्ज कौन है? यहाँ डॉक्टर मित्रा नाम का कोई डॉक्टर है क्या? नर्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। उसने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और फिर बहुत ही ठंडे लहजे में बोली, डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर अमन मित्रा ही थे, लेकिन 30 साल पहले 7वीं मंजिल पर लगी आग में उनकी मौत हो गई थी। तब से यह हॉस्पिटल सिर्फ 6 मंजिल ही रह गया। और जहाँ तक आपका सवाल है, नर्स ने अपनी स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। स्क्रीन पर आज की नाइट शिफ्ट के डॉक्टर की लिस्ट थी। वहाँ मेरा नाम डॉक्टर कबीर नहीं लिखा था। वहाँ फ़ोटो मेरी ही थी, लेकिन नाम के आगे लिखा था डॉक्टर मित्रा। और तभी मेरे पीछे से एक भारी आवाज़ आई, डॉक्टर साहब आपकी दवा का वक्त हो गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ 4 वार्ड बॉय हाथ में स्ट्रेट जैकेट लेकर खड़े थे। तो यह था वो आखिरी सच जिससे मेरा दिमाग पिछले 30 सालों से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कोई डॉक्टर कबीर नहीं था, कोई नया ट्रांसफ़र नहीं था। सच यह था कि मैं डॉक्टर अमन मित्रा 30 साल पहले उस आग में मरा नहीं था, बल्कि मेरा दिमाग उस हादसे के सदमे और नीलम के उस आखिरी खौफनाक मंजर को देखकर पूरी तरह इंसेन हो गया था। मैनेजमेंट ने उस 7वीं मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और मुझे उसी अस्पताल के एक गुप्त वार्ड में बंद कर दिया। मेरा दिमाग हर रोज़ हर रात एक नई कहानी गढ़ता। मैं खुद को नया डॉक्टर समझ लेता जो इस हॉस्पिटल में पहली बार आया है, और हर रात मेरा गिल्ट मुझे उसी काल्पनिक 7वीं मंजिल पर खींच ले जाता जहां नीलम और रामू काका की आत्माएं मेरे अपने ही दिमाग के बनाए हुए भूत बनकर मुझे तड़पाती। मैं पिछले 30 साल से एक ही रात को बार बार जी रहा था, एक लूप जिसका कोई अंत नहीं था। अब मैं इस सफ़ेद कमरे के कोने में बैठा हूँ। मेरे हाथों में स्ट्रेट जैकेट बंदी है। बाहर सुबह की रोशनी है, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रात के ठीक 2:07 होंगे, मुझे इस कमरे के फर्श के नीचे से नहीं, बल्कि ठीक अपने ऊपर से उसी भारी पुरानी लिफ्ट के चलने की घड़घड़ाहट सुनाई देगी। और मुझे पता है कि आज रात लिफ्ट से फिर 7वीं मंजिल पर रुकेगी, और इस बार नीलम अकेली नहीं होगी। इस बार वो मेरे दिमाग का आखिरी हिस्सा निकालने आ रही है। दोस्तों, डॉक्टर कबीर और डॉक्टर मित्रा की ये कहानी यहाँ ख़त्म तो हो गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई। क्या आपको सच में लगता है कि यह सब सिर्फ डॉक्टर मित्रा के दिमाग का वहम था, या फिर उस अस्पताल के 7वीं मंजिल पर सचमुच कोई ऐसी बुरी ताकत थी जिसे उसके दिमाग का कोई वश में कर लेता था? अगर आप रात के वक्त किसी हॉस्पिटल में गए, तो क्या आप कभी उस सूने गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी है? आपके शहर में भी क्या कोई ऐसा पुराना हॉस्पिटल या इमारत है जिसके किसी फ्लोर में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। अगली डरावनी रात एक नए खौफ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वह आपके बिल्कुल पीछे हो सकता है।